इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि दोस्तों एक बंद पड़ी फैक्ट्री को दोबारा किसी ओपन करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों में से एक आदमी होता है जिसका नाम संतोष है, वहीं एक आदमी जिसका नाम जैन है और वहीं एक आदमी जिसका नाम ब्रजेश है। दोस्तों ये तीनों के तीनों इसी फैक्ट्री के बिजनेस पार्टनर होते हैं और ये फैक्ट्री लगभग काफ़ी सालों से पहले बंद पड़ी थी। ये फैक्ट्री अभी की नहीं बनी, काफ़ी साल पहले बनी थी, लेकिन पहले ये फैक्ट्री एक बहुत ही खतरनाक वजह के चलते बंद हो गई थी। वो वजह क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये लोग दोबारा किसी इस फैक्ट्री को ओपन करते हैं, यानी कि इसकी दोबारा किसी ओपनिंग करवाते हैं। अब दोस्तों ये सभी के सभी लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर इनके साथ और भी काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। अब कुछ ही देर के बाद फैक्ट्री के अंदर एक औरत आती है जिसका नाम दोस्तों शिरला होता है। ये औरत इसी फैक्ट्री की मैनेजर है। अब ये लोग फौरन ही कारीगरों से फैक्ट्री की सफाई करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग कल से इस फैक्ट्री के अंदर दोबारा किसी काम करवाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे दोबारा किसे चलाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे, ये कहाँ जानते थे कि ये लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब जब सारा काम धाम हो जाता है तो दोस्तों सभी के सभी लोग फैक्ट्री से चले जाते हैं ताला लगाकर। एंड में यहाँ पर ब्रजेश मौजूद होता है जो कि अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर फैक्ट्री से जा ही रहा था। कारीगर उसे चाबी दे देता है फैक्ट्री की। अब दोस्तों वो जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करता है कि तभी उसे ध्यान आता है कि उसका मोबाइल फोन तो फैक्ट्री के अंदर ही रह गया है। इसीलिए दोस्तों वो फौरन ही चाबी लगाकर दोबारा किसी फैक्ट्री को ओपन करता है। देन वो फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। अब जब वो दोस्तों फैक्ट्री के अंदर जाता है तो उसे कुछ अजीबोगरीब प्रकार की फीलिंग्स आती हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास मौजूद है। वो फौरन ही अपने मोबाइल फोन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मोबाइल फोन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो अभी मोबाइल फोन को ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक से वो देखता है कि उसके तरफ एक अजीब सा धुआं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये धुआं किसी मिट्टी जैसा दिखाई दे रहा था। अब दोस्तों वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, बट दोस्तों वो धुआं अचानक से एक बहुत ही खतरनाक से दिखने वाले एक दानव के रूप में तब्दील हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो ब्रजेश होता है ये दोस्तों बहुत डर जाता है। वो दानव दोस्तों फौरन इसके करीब बढ़ता है और अपनी शक्तियों के जरिए इसे जान से मारकर खत्म कर देता है। देख लिया दोस्तों आप लोगों ने, इस बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर ये खतरनाक खब्बीस दानव रहता है। अब तभी दोस्तों हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसी फैक्ट्री की मैनेजर को, जो कि अपने घर पर जाती है, जिसका नाम शिरला है। अब दोस्तों शिरला जैसी घर पर जाती है तो हमें पता चलता है कि शिरला अपनी एक अपाहिज बेटी के साथ में रहती है जो पैरों से चल नहीं सकती और वो उसके पालन पोषण के लिए ही फैक्ट्री में काम करती है। दरअसल ये लोग पहले कहीं और रहा करते थे और अभी ये लोग नए नई जगह शिफ्ट हुए हैं। लेकिन ये जो शिरला की बेटी है वो अपनी माँ से कुछ कहना चाहती है, वो उन्हें कुछ बताना चाहती है। शिरला उसकी बात को मानने को तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में अब दोस्तों ये लोग घर के अंदर बैठे होते, बेड पर बातें कर रहे होते हैं कि तभी शिरला की बेटी उसे बताती है कि उसने एक बहुत खतरनाक सपने को देखा। उस सपने के अंदर उसने अपनी माँ को तकलीफ में होते हुए देखा था। बट जब वो ऐसी बातें बोलती है तो उसकी माँ उससे बोलती है कि ये सब महज एक सपना है, इसको दिल से मत लगाओ। और तभी उसकी माँ दोस्तों उसे सुला देती है। उसे सुलाने के बाद उसकी माँ यहाँ पर कुछ सोचती है और उसे भी यकीन हो जाता है कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। अब तभी दोस्तों अगले ही पल शिरला को फैक्ट्री से संतोष का कॉल आता है। वो जैसे कॉल को पिक करती है तो सामने से कोई बात नहीं कर पा रहा था। अब शिरला को यहाँ पर कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो फैक्ट्री जाकर देखेगी। अब तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं शिरला फौरन ही फैक्ट्री पहुंच जाती है। अब जब वो फैक्ट्री जाती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर संतोष और जैन पहले से ही मौजूद हैं। ये लोग शिरला को बताते हैं कि ब्रजेश की गाड़ी फैक्ट्री के बाहर ही खड़ी हुई है, लेकिन ब्रजेश का कुछ भी अता पता नहीं है, ना तो वो घर पर है और ना ही फैक्ट्री के अंदर। ये लोग दोस्तों बहुत ही शॉक हो जाते हैं, इन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ब्रजेश कहाँ चला गया। अब ये लोग थोड़ी बहुत देर बातें करने की कोशिश कर रहे थे, बट दोस्तों कुछ ही देर के बाद शिरला वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे रात अपनी बेटी के साथ में बिताना थी। वो घर पर अकेली थी और अब फैक्ट्री के अंदर जैन और दोस्तों संतोष मौजूद होते हैं। ये दोनों के दोनों आपस में बात करते हैं। संतोष यहाँ पर जैन से बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ, तुम इसी फैक्ट्री के अंदर रुको, कल जैसी सुबह होगी तो तुम यहाँ पर काम चालू करवा देना। देन ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वो दोस्तों जैन की एक बात भी नहीं सुनता।
अब जब संतोष रात के वक्त अपनी कार से अपने घर पर जा रहा था कि तभी दोस्तों अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो जैसे ही दोस्तों गाड़ी से उतरता है तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसकी गाड़ी के टायर पंचर हो चुका है और अचानक से अब उसे यहाँ पर कोई धुआं दिखाई देता है जो कि वही मिट्टी जैसा धुआं था। वो धुआं दोस्तों फौरन ही और एक खतरनाक से दिखने वाले दानव का रूप ले लेता है और दोस्तों वो दानव जैसे ही दोस्तों इसके पास आता है तो वो संतोष को मारकर बड़ी बुरी तरीके से खत्म कर देता है। वो उसे बवंडर में गोल गोल घुमा देता है। वेल गाइस, अब इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है और हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है। अगले दिन हम देखते हैं ये फैक्ट्री दोबारा किसे चालू हो चुकी है। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स आ चुके हैं। यहाँ पर सीरला भी आ चुकी है और जैन भी आ चुका है, लेकिन संतोष का कल रात से कुछ भी अता पता नहीं है। अब सीरला को यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर उसकी बेटी का कॉल आता है जो कि बहुत ही डरी हुई थी। सीरला उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन बेटी उससे बात नहीं कर पाती। तभी वो जैन के पास जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया है, अभी मुझे घर पर जाना होगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये बात सुनकर जैन उसे जाने की परमिशन दे देता है और तभी दोस्तों सीरला फौरन ही अपने घर पर चली जाती है। वो जैसे अपने घर के अंदर जाती है, अपनी बेटी के कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी काफी शौक में बैठी हुई है। जब वो अपनी बेटी से पूछने की कोशिश करती है तो उसकी बेटी उसे बताती है, मैंने एक बार फिर से एक भयानक सपना देखा जिस सपने के अंदर आपकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये बात सुनकर सीरला को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो अपनी बेटी से बोलती है कि ये सब तुम्हारा एक सपना है, तुमसे मैंने कितनी बार मना किया है, इन सब चीजों को दिल से मत लगाया करो। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए किचन से खाना बनाकर लेकर आती हूँ। ये बोलकर दोस्तों सीरला फौरन ही किचन के अंदर चली जाती है उसके लिए खाना बनाने के लिए। बट दोस्तों इसी बीच हम देखते हैं इनके घर के अंदर वही अजीब सा मिट्टी जैसा धुआं आ जाता है, जिसे देखकर दोस्तों सीरला और दोस्तों वो लड़की उसकी बेटी बहुत ही शॉक हो जाती है। इन्हें समझ ही नहीं आता कि ये धुआं अचानक से कैसे आ गया। कुछ ही देर के बाद वो धुआं इनकी खिड़की से निकलकर बाहर चला जाता है। अब दोस्तों सीरला को यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी क्योंकि ये बात वो अच्छे से जानती है कि उस फैक्ट्री के अंदर एक दानव रहता है। क्योंकि दोस्तों सीरला अभी से नहीं बल्कि पहले से फैक्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। जब पहले फैक्ट्री शुरू हुई थी देन बाद में बंद हो गई थी। वो ये बात अच्छे से जानती है, इसीलिए वो फैसला करती है कि उसे फैक्ट्री के अंदर जाकर सबको ये बात इन्फॉर्म करनी होगी, वरना सबकी जान को खतरा है। वो अपनी बेटी को बेड पर जाकर लिटा देती है और दोस्तों वो फौरन ही फैक्ट्री चली जाती है। सीरला के जाने के बाद हम उसकी बेटी को देखते हैं जिसे कि दोस्तों अक्सर नाइटमेयर आते रहते हैं। वो सपनों की दुनिया में पास्ट को आसानी से देख सकती है, इसीलिए दोस्तों वो फैसला करती है कि वो पास्ट में जाकर देखेगी कि आखिर ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ और फैक्ट्री कैसे बंद हुई और फैक्ट्री का दानव कौन है। अब जैसे दोस्तों वो अपने नाइटमेयर में जाती है यानी कि अपने सपने में जाती है, अपनी आंखों को क्लोज करती है। सपनों की दुनिया में खो जाने के बाद दोस्तों वो एक धर्म नाम के आदमी से मिलती है। जी हाँ, उससे मुलाकात करती है, बातें करती है। धर्म उससे बताता है कि वो जिंदगी में जीते जी एक किसान हुआ करता था, वो इसी गांव का रहने वाला था। लेकिन कुछ लोगों ने यानी कि संतोष और ब्रिजेश और एक आदमी और जिसकी 5 साल पहले इसी दानव ने मौत कर दी थी। धर्म बताता है कि इन तीनों ने मिलकर मेरे ही खेत पर हमला कर दिया था, यानी कि मेरा जहां पर खेत हुआ करता था इन लोगों ने उस जमीन को घेर कर मेरे खेत को काट कर वहां पर फैक्ट्री को बनवा दिया था। फैक्ट्री बनवाकर इन लोगों ने मुझे भी जान से मार दिया था, जिससे कि ये बात किसी को भी पता ना चले। लेकिन दोस्तों जिस जगह इन लोगों ने उस आदमी धर्म को मारा था वो दरअसल ये लोग उसको मारकर कीचड़ के अंदर फेंक गए थे। लेकिन दोस्तों तभी आसमान से एक शक्ति उसके अंदर आकर लगी और वो दोस्तों एक खतरनाक से मिट्टी वाले दानव के अंदर तब्दील हो गया। मतलब कि भगवान ने उसको ऐसी शक्ति दी कि वो बहुत ही खतरनाक दानव बन गया। और जैसे उसने दानव का रूप धारण किया तो उसने एक एक करके अपने कातिलों से बदला लेना चाहा। उसने उन सभी लोगों को मार दिया जो उस फैक्ट्री को बनवाने में इन्वॉल्व थे। इसलिए दोस्तों सीरला की ये जो बेटी होती है वो दोस्तों उस दानव से पूछती है कि अब तुम किसको मारना चाहते हो, जब तुमने अपना बदला पूरा कर ही लिया है तो तभी दोस्तों वो दानव बोलता है कि अब मैं तुम्हारी माँ को मारना चाहता हूँ, यानी कि सीरला को मारना चाहता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उस दानव को ऐसा लगता है कि सीरला का भी इस फैक्ट्री के बनवाने में हाथ है और मेरी जमीन को घेरने में हाथ है, मुझे मरवाने में भी हाथ है। अब सीरला यहाँ पर उस दानव से इससे पहले कि कुछ और पूछ पाती कि तभी दोस्तों वो दानव अपनी शक्तियों के जरिए सीरला को सपनों की दुनिया में ही कैद करके वहां से चला जाता है।
बट अब यहाँ पर शीरला की बेटी भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर के बाद वो अपनी अलौकिक शक्तियों के जरिए फौरन ही दोस्तों अपनी सपनों की दुनिया से बाहर भी आ जाती है। इसी के साथ वही दूसरी तरफ हम देखते हैं शीरला फौरन ही फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाती है। सारे कर्मचारियों से वो बोलती है कि इस फैक्ट्री को छोड़कर फौरन ही भाग जाओ, यहाँ पर एक दानव रहता है। और दोस्तों सारे के सारे कर्मचारी यहाँ से भाग जाते हैं। अब एंड में वो जैन से बात करती है। जैन उससे पूछता है कि क्या बात है। तभी शीरला उसे बताती है कि इस फैक्ट्री के अंदर एक दानव रहता है, हमें भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हमें चलना चाहिए। लेकिन जैन दोस्तों इन काल्पनिक बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। बट दोस्तों कुछ ही देर के बाद उसको भी विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद ये लोग देखते हैं कि अजीब सा वो मिट्टी का धुआं इन लोगों के करीब बढ़ रहा है। वो धुआं दोस्तों जैन के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो धुआं जैन को कुछ नहीं करता। इसीलिए दोस्तों वो फौरन ही शीरला के पास पहुंच जाता है। शीरला उस दानव से पूछती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी दोस्तों वो दानव शीरला से बोलता है कि मुझे मरवाने में तुम्हारा भी हाथ है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि तुम भी उन लोगों के साथ इस फैक्ट्री को बनवाने में इन्वॉल्व थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शीरला उस दानव से बोलती है भले ही मैं इस फैक्ट्री को बनवाने में इन्वॉल्व थी, लेकिन तुम्हें मरवाने में मेरा हाथ नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं मरवाया है, मेरी बात का यकीन करो। और दोस्तों शीरला एक्चुअल में सही बोल रही थी, धर्म को मरवाने में उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उसी फैक्ट्री के अंदर शीरला की बेटी भी पहुंच जाती है। जी हाँ, वो अपनी गाड़ी से यहाँ तक आ चुकी थी। और तभी दोस्तों शीरला की बेटी उस दानव से बात करती है और बोलती है कि तुम बेकसूर लोगों को क्यों मौत के घाट उतार रहे हो। अब दोस्तों शीरला की बेटी सबसे पहले उस जगह पर पवित्र जल से गोल गहरा बना देती है, जिसके बाद दोस्तों वो दानव जैसे यहाँ पर प्रकट होता है तो दोस्तों वो उस गोल गहरे को नाक ही नहीं पाता, वहां से बाहर ही नहीं निकल पाता। और जब वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता तो शीरला की बेटी उस दानव से बोलती है कि तुमने अपने गुनहगारों को मार दिया है, मेरी माँ का तुम्हें मरवाने में कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए अब तुम्हारी आत्मा को मुक्त हो जाना चाहिए, तुम्हारा अब इस दुनिया के अंदर कोई काम नहीं। इसीलिए सभी के सभी लोग उस दानव से बोलते हैं कि तुम्हारे मुक्त हो जाने के बाद इस फैक्ट्री के अंदर किसी के साथ भी कोई गलत काम नहीं होगा, सारे के सारे लोग ईमानदारी से काम करेंगे। शीरला की बेटी उस दानव से बोलती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ अब तुम्हारा कोई काम नहीं। और तभी दोस्तों वो दानव कुछ ऐसा ही करता है, वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से गायब हो जाता है।